ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बिहार से जुड़ी बड़ी खबर। बिहार में 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए का परचम लहरा और 89 सीटों पर बीजेपी जीत कर आई है। 85 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली है। 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी जीती। एनडीए की सुनामी में महागठबंधन साफ हो गया। सिर्फ 35 सीटों तक सिमटा है महागठबंधन। तो कल नतीजे सामने आ चुके हैं और बिहार का जनादेश सामने आया, जिसमें एनडीए को जबरदस्त जीत मिलती हुई नजर आई। यानी कि एनडीए 200 के पार सीटें लेकर आई है या और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 89 सीट बीजेपी के खाते में आई, जेडीयू 85 सीट और एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है 19 सीटें जीत कर आई है। हम मांझी की जो पार्टी है 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 5 सीटें जीत कर आई है। आरएलएम 4 सीटों पर चुनाव जीती है। कुल मिलाकर जो सुनामी आई, जो आंधी आई एनडीए की, उसमें महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। तो बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम अब लगभग साफ हो चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को बहुमत मिल गया है। एग्जिट पोल्स पहले से इस जीत का इशारा दे चुके थे, लेकिन अब नतीजों के बाद उस अनुमान पर आधिकारिक मुहर भी लग गई। वहीं बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। नीतीश कुमार, जिन्हें राजनीतिक का मंझा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है, लेकिन उन्हें ये तमगा यूं ही नहीं मिला। उसके पीछे छिपा है कड़ा संघर्ष भी। रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर 9 बार सीएम बनने वाला अनोखा रिकॉर्ड रखता है। सुशासन, महिलाओं के लिए योजनाएं और गठबंधन बदलने की रणनीति उन्हें हमेशा सेंटर में रखे रही। साल 2025 में फिर से एनडीए के साथ लौटे नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से बस कुछ ही कदम दूर बताए जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिनके फैसले, गठबंधन और कामकाज हमेशा सुर्खियां बनाते रहे। वहीं एनडीए को मिली बड़ी जीत में महिलाओं का वोट और नीतीश कुमार की छवि को बड़ी वजह बताया जा रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति सत्ता बनाए रखने की कला का बड़ा उदाहरण है। विकास और सुशासन की छवि ने उन्हें लंबे वक्त तक सत्ता में रखा। यानी नीतीश कुमार की छवि राजनीतिक सफलता का मुख्य आधार रही है। उनकी समय की नब्ज पहचानने की असाधारण क्षमता और गठबंधन की कला रही है। बिहार जैसे जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में भी जहां जाति, क्षेत्र और विकास का ताना बाना आपस में उलझा हुआ है, नीतीश ने बार बार साबित किया कि वो बिहार की सत्ता का गणित औरों के मुकाबले बेहतर तरीके से समझते हैं। नीतीश की राजनीतिक समझ के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले जातीय समीकरण का माइक्रो मैनेजमेंट रहा, जिसमें उन्होंने महादलित, अति पिछड़ा, पासवान वोट बैंक को अलग अलग रणनीति से जोड़ा। साल 2005 में लालू के यादव मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ा और पासवान कुर्मी कोयरी को साथ लिया। वहीं साल 2015 में लालू के साथ महागठबंधन बनाकर फिर से सत्ता हासिल की। नीतीश कुमार यूं ही बिहार में विकास का ब्रांड नहीं बने। सुशासन और बिहार में बहार है जैसे नारे सिर्फ मार्केटिंग नहीं थे, बल्कि उन्होंने विकास की योजनाएं धरातल पर पहुंचाई। महिलाओं के लिए साइकिल योजना, पंचायती राज में 50% आरक्षण, अपराध नियंत्रण और शराबबंदी जैसे दमदार फैसलों की वजह से बिहार की महिलाएं और युवा वर्ग पहली बार एनडीए से जुड़े। नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर की बात करें तो मार्च 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कार्यकाल सिर्फ 7 दिन चला। उनके पास बहुमत नहीं था। एनडीए के पास 151 और लालू यादव खेमे के पास 159 विधायक थे, यानी दोनों ही बहुमत से नीचे। नीतीश ने संख्या पूरी न होने पर खुद ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन 2005 की जीत से नीतीश की असली शुरुआत हुई। नीतीश कुमार 15 साल के जंगलराज के बाद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा, बिहार की छवि बदलनी है। जिसके बाद बिहार में सड़कों का विस्तार, गांवों में बिजली, महिलाओं को मजबूत बनाने वाली योजनाएं और शिक्षा में सुधार की वजह से उनकी एक मजबूत पहचान बनी। इसी दौर में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाने लगा। 2010 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने
भारी जीत दर्ज की और नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने। लड़कियों को साइकिल और मिड डे मील जैसे फैसलों ने स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या अचानक बढ़ा दी। इस बार महिलाओं और युवाओं की रिकॉर्ड वोटिंग ने उन्हें धमाकेदार जीत दिलाई कि चुनाव बिहार का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव भी माना गया। 2014 में लोकसभा चुनाव के खराब परिणाम के बाद नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। फरवरी 2015 में वो कम समय के लिए सही पर नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को नीतीश 5वीं बार सीएम बने और तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। वहीं जब उस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आरजेडी ने उन्हें हटाने से मना कर दिया तो नीतीश ने बिना देर किए 26 जुलाई 2017 को इस्तीफा दे दिया और महागठबंधन तोड़कर उसी दिन एनडीए में वापस चले गए। कुछ घंटों बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद आया साल 2020 के चुनाव में एनडीए को कम अंतर से जीत मिली, 125 बनाम 110। जेडीयू की सीटें कम हुई लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी नीतीश ही बने। इससे साबित होता है कि बिहार में गठबंधन चाहे कोई भी हो, चेहरा अक्सर नीतीश ही रहे। बिहार में शायद ही कोई नेता अपने उतार चढ़ाव से गुजरा हो। कभी सुशासन वाले फैसलों से लोगों का दिल जीता, कभी गठबंधन बदलने से चर्चा में रहे, लेकिन एक चीज लगातार रही, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा मेन कैरेक्टर रहे और अभी भी नीतीश कुमार का रोल बिहार की राजनीति में खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार कोई आक्रामक वक्ता बेशक न हो, लेकिन करिश्माई नेता जरूर है। वो बिहार की राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी हैं। उनकी सफलता का राज भावनाओं से ज्यादा राजनीतिक गणित में है, यानी वो राजनीति में स्थिरता नहीं, राजनीतिक समझ जीत दिलाती है और नीतीश ने इसे बखूबी जिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए को यहां पर बम्पर जीत मिली है, यानी कि सुनामी एनडीए की आ गई है। और आगे देखिए, बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, अब कैसे ये जीत मिली है, कितनी तैयारी हुई है एनडीए की तरफ से, और साथ ही साथ आखिर महागठबंधन क्यों पीछे रह गया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, चुनाव में आरजेडी ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तेजस्वी यादव, जिन्हें बिहार के जननायक के रूप में पेश किया गया, आखिर जिन्हें बिहार का भविष्य माना गया, वो बिहार की जनता के दिलों में आखिर क्यों नहीं उतर पाए? कई सवाल हैं। और उनका जादू बिहार की जनता पर आखिर क्यों नहीं चल पाया? आखिर कौन सी ऐसी गलतियां रही जिसकी वजह से जननायक किसी लायक नहीं रहे? रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी जी का सुपड़ा साफ पूरे बिहार से हो गया है। नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बिहार की जनता ने विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया। ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है। जो सरकार ने काम किए हैं उसका परिणाम आज सामने आ रहा है। नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे, फिर से वो भव्य शपथ लेंगे। पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव से पहले खूब नाचे। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव से पहले खूब गाए भी। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान शाह के अधिकारियों पर जमकर बरसे भी। तेजस्वी जो अपने आप को बिहार का भविष्य समझ रहे थे, जनता के बीच जाकर तमाम वादे कर रहे थे। कभी हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा, तो कभी पेंशन का वादा। कि भाई जो पिछली बार जो गलती हुई, जिन अधिकारियों ने बेईमानी की, वैसी गलती ना करे तो बेहतर। तेजस्वी
जिन्होंने अपने आप को बिहार की जनता का असली हितैषी समझा, तेजस्वी जिन्होंने अपने आप को जननायक समझा, पप्पू यादव ने जिन्हें जननायक के तौर पर पेश भी किया। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। वो जननायक आखिरकार जननायक नहीं बन सका। वो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे फिसड्डी साबित हुआ। आखिर कैसे जननायक का किला ढह गया? चुनाव में एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भरने वाले तेजस्वी आखिरकार कहां चूक गए? कैसे वो हीरो से जीरो बन गए? तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की रणनीति को अपनाया। उन्होंने राहुल गांधी की वोट चोरी के मुद्दे पर ज्यादा फोकस किया। बुनियादी मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य को दरकिनार किया, जबकि ईवीएम हैकिंग और वोट चोरी को प्राथमिकता दी। एनडीए ने राहुल और तेजस्वी की इस कमजोरी को खूब भुनाया और एनडीए ने इसे प्रचारित किया कि आरजेडी चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है, जिसकी वजह से वोटर्स ने तेजस्वी का साथ नहीं दिया। तेजस्वी ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की तर्ज पर बिहार अधिकार यात्रा निकाली। जहां एक तरफ राहुल की वोट अधिकार यात्रा में जबरदस्त भीड़ जुटी, तो तेजस्वी को भी लगा कि उन्हें भी बिहार अधिकार यात्रा निकालनी चाहिए। उनकी यात्रा में भी काफी भीड़ जुटी, लेकिन वो भीड़ महज दिखावा रही और वोट में तब्दील नहीं हो सकी। यानी तेजस्वी का जादू जनता के सिर नहीं चढ़ सका। तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को अपना ही नाम दे दिया, तेजस्वी प्रण पत्र। इसने न सिर्फ महागठबंधन के कई दलों को नाराज किया, बल्कि महागठबंधन में एकाधिकार भी दिखा दिया। इस बात को भी जनता ने बारीकी से देखा और महागठबंधन के बाकी दलों के वोटर्स तेजस्वी से छिटक गए। जहां एनडीए ने वक्त रहते अपने सीटों का बंटवारा कर लिया, तो वहीं महागठबंधन उलटफेर में ही उलझा रहा। तेजस्वी ना तो सियासी गणित सही से बैठा पाए, ना ही समय रहते अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर पाए। तेजस्वी ने सीट बंटवारे में कांग्रेस के नेतृत्व को खुश करने में काफी वक्त लगाया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मंजूरी के लिए महीनों इंतजार करते रहे। इस दौरान जमीनी तैयारी छूट गई। कई मजबूत सीटें कांग्रेस को दे दी गईं, जहां आरजेडी के दिग्गज उम्मीदवार भी लड़ सकते थे। नतीजा ये हुआ कि आरजेडी का अपना संगठन कमजोर पड़ गया और गठबंधन में असंतोष पैदा हो गया। मुकेश सहनी की वीआईपी को 10 से ज्यादा सीटें दी और डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर कर दिया, जो तेजस्वी के लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। सहनी का प्रभाव सिर्फ निषाद बहुल कुछ इलाकों तक सीमित रहा। तेजस्वी ने छोटे सहयोगी को इतना महत्व देकर अपने कोर वोट बैंक यानी यादव मुस्लिम समाज को नाराज कर दिया। जानकारों की माने तो तेजस्वी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बड़ी गलती की। कांग्रेस बिहार में कमजोर आधार वाली पार्टी है। इसके बजाय कांग्रेस ने कई सीटों पर आरजेडी के परंपरागत वोटर को ही काट लिया। सीट शेयरिंग में कांग्रेस को सीटें देना भी आरजेडी को महंगा पड़ा, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की हार हुई। ये गठबंधन सिर्फ नाम का रहा, फायदा किसी को नहीं पहुंचा। इस बार तेजस्वी ने 144 उम्मीदवारों में से 52 टिकट यादव उम्मीदवारों को दे दी। इससे पार्टी की जातिवादी छवि मजबूत हुई। गैर यादवों को ये नागवार गुजरा, जिसके चलते अगड़े और अति पिछड़े वोटर्स महागठबंधन से दूर हो गए। तेजस्वी अगर 30 से 35 सीटों पर ही यादव उम्मीदवार उतारते, तो कुर्मी कोयरी वोटों का हिस्सा 10 से 15% बढ़ सकता था, जैसा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। उन्होंने केवल 5 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, बाकी पिछड़ी जातियों और सवर्णों को टिकट देकर उन्हें अपना बना लिया था। लेकिन तेजस्वी जातीय समीकरण बैठाने में फेल हो गए। राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी को गाली दिए जाने का मुद्दा भी इस चुनाव में हावी रहा, जिसका खामियाजा तेजस्वी और आरजेडी को भुगतना पड़ा।
पीएम मोदी की मां के अपमान की बात को जहां एनडीए ने चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया, तो वहीं महागठबंधन के लिए चुनावी अभिशाप बन गया। बात महिला के अपमान की थी, तो इस बार महिलाओं ने जमकर वोटिंग की, जिसकी उम्मीद आरजेडी या तेजस्वी को कतई नहीं थी। सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले 10,000 दांव खेला और महिलाओं को एनडीए के पाले में कर दिया। नीतीश कुमार की शराबबंदी, साइकिल योजना, महिला आरक्षण जैसी योजनाओं का सीधा फायदा जेडीयू और बीजेपी को मिला, जबकि तेजस्वी की हर परिवार को नौकरी वाली बात महिलाओं को हजम नहीं हुई। ग्रामीण महिलाओं ने सुरक्षा और योजनाओं के नाम पर एनडीए को बम्पर वोट दिया। कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव चुनाव में जनता की नब्ज को नहीं पकड़ सके, न ही उनकी जरूरतों को समझ सके। वो अपने आप को जननायक समझते तो रहे, लेकिन जननायक वाली छवि को लोगों के दिलों में उतार नहीं सके। न वो जनता का भरोसा जीत सके, न ही उनकी पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकी। आरजेडी का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा और तेजस्वी जननायक नहीं बल्कि किसी लायक नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इधर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से बातचीत की हमारी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। दिनेश लाल निरहुआ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। बहुत स्वागत है आपका दिनेश लाल जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो प्रतिक्रिया बताइए, कैसी है, कैसा ये चुनाव का परिणाम? शायद ये अप्रत्याशित है। 160 तो गृह मंत्री ने भी कहा था, लेकिन 200 की सुनामी लाती नजर आ रही है एनडीए। ये बिहार की जनता का भरोसा है, विश्वास है एनडीए के प्रति। ये विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति। ये विश्वास है हमारे नीतीश कुमार जी के प्रति। और ये विश्वास ही दिख रहा है, जो जनता के बीच आते थे तो वो दिखता भी था और उनका ये कहना भी था। अच्छा, और राहुल जी देखिए, जो ये पूरा अगर हम देखें कि सिनेरियो, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जो बातें की गई बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, उन बातों पर कहीं ना कहीं बड़ा भरोसा जताया है। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगी सर, हम आगे भी बातचीत करेंगे। दिनेश लाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, मेरा एक सवाल ये था कि बिहार में कहा जा रहा था कि 20 साल हो गए हैं, मतलब इस बार तो जनता निकली ही बदलाव के लिए है। जो महागठबंधन है वो ये कह रही थी, लेकिन ये तो एक अलग ही बदलाव हो गया। मतलब ये तो ऐतिहासिक हो गया कि 20 साल के बाद और 5 साल। हाँ, ये जनता से ही आवाज निकल रही थी कि 25 से 30 फिर से नीतीश। क्योंकि बिहार की जनता ने देखा था कि उन लोगों को भी मौका मिला था, पर उनको जब मौका मिला था तो बिहार को जंगल राज बना दिया था। पर जब एनडीए को मौका मिला तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गईं। यहाँ अच्छी सड़कें बन गई, यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, बिजली आ गई। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी ने 90 से ज्यादा और जेडीयू ने 80 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। चिराग पासवान की एलजेपी को भी 19 सीटें मिली है। एनडीए को बहुमत दिलाने में सबसे अहम योगदान बेशक बीजेपी और जेडीयू का है, लेकिन इस जीत को प्रचंड बनाने में चिराग पासवान की एलजेपी ने भी अहम योगदान दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने महागठबंधन को जबरदस्त पटखनी देते हुए बहुमत हासिल कर लिया। इस प्रचंड बहुमत में न सिर्फ बीजेपी और जेडीयू का हाथ है, बल्कि मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एनडीए को मिले बहुमत में 19 सीटें अकेले चिराग पासवान की पार्टी ने जीती। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने पर गदगद हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये जीत नरेंद्र और नीतीश की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विश्वास और मेरे विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की जीत है। बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास, विश्वास और स्थिरता के पक्ष में जनादेश दिया है।
एनडीए की ये प्रचंड जीत बिहार के हर उस नागरिक की जीत है जिसने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को अपना समर्थन दिया। मैं बिहार की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जीत जनता की विश्वास, कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेतृत्व की निष्ठा का परिणाम है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने डबल सेंचुरी लगाई है। 243 सीटों में से 209 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। बीजेपी को 90 सीटों पर जीत हासिल हुई तो जेडीयू को 85 सीटें मिली। तो वहीं 29 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एलजेपी रामविलास ने 19 सीटों पर जीत हासिल कर अपने महत्व को साबित कर दिया। इस प्रदर्शन का असर ये हुआ कि महागठबंधन महज 30 सीटों पर सिमट गया। यानी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि चिराग पासवान शोमैन है। उन्हें यूं ही मोदी का हनुमान नहीं कहा जाता। एलजेपी रामविलास ने कुल 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से पार्टी ने 19 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। ये पहला मौका नहीं जब चिराग ने एनडीए में अपनी अहमियत को साबित किया हो, बल्कि मौका मिलने पर हर बार चिराग ने अपनी उपयोगिता साबित की है। 2024 लोकसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 100 के स्ट्राइक रेट से सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इससे पहले 2020 विधानसभा चुनाव में उन्होंने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट मटिहानी विधानसभा पर ही जीत हासिल हुई थी। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी को उन्होंने खासा नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त उनका वोट शेयर 6% के करीब था। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले चिराग पासवान ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी इस मजबूत साथी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। बीजेपी चिराग पासवान की अहमियत को अच्छी तरह जानती थी, लिहाजा चिराग की नाराजगी के बाद उन्हें मनाने के लिए बिहार चुनाव के लिए बीजेपी के केंद्रीय प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान खुद पहुंचे थे। मान मुनव्वल के बाद चिराग पासवान मान भी गए और 29 सीटों पर सहमत हो गए थे। हालांकि चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर काफी मोल भाव भी किया था। सीट बंटवारे की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 29 सीटें दी गई थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई थी। चिराग पासवान की अहमियत इस बात से भी साबित होती है कि 2020 में जब चिराग पासवान एनडीए के खेमे से अलग हो गए थे, उस वक्त एनडीए को बहुमत तो मिला था, लेकिन जादुई आंकड़े से सिर्फ 3 सीटें ही ज्यादा मिली थी और एनडीए जैसे तैसे करके 125 सीटें ही हासिल कर सका था। उस वक्त वोट शेयर 37.9% था, लेकिन इस बार चिराग पासवान की बदौलत एनडीए का वोट प्रतिशत करीब 48% पहुंच गया है। साफ है कि चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए को जबरदस्त जीत दिलाई। वो एक बड़े विजेता के रूप में उभरे हैं, साथ ही बिहार में अपना कद और भी ऊंचा किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अपने हनुमान को बिहार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? अगर बीजेपी नीतीश को सीएम के तौर पर दरकिनार करती है और नीतीश एनडीए से अलग हो जाते हैं, तो क्या चिराग पासवान को सीएम बनाया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया न्यूज।